जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पद की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो विरोधाभासों से भरा था। एक ऐसी पहेली जिसने न सिर्फ अपनी बल्कि उस पूरे देश की तकदीर लिख दी जिसका उन्होंने नेतृत्व किया। नेहरू को समझने के लिए उनकी इन दो दुनियाओं को देखना बहुत जरूरी है। सोचिए, एक तरफ वो इंसान है जो आलीशान घर में पैदा हुआ, जिसकी पढ़ाई दुनिया की बेस्ट जगहों पर हुई, और दूसरी तरफ वही इंसान है जिसने वो सब कुछ छोड़कर अपने देश के लिए जेल जाने और संघर्ष करने का रास्ता चुना। ये एक बहुत बड़ा फैसला था और आज हम इसी फैसले के पीछे की कहानी को समझेंगे। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये हुआ कैसे? एक वेस्टर्न एजुकेटेड बैरिस्टर जिसके पास आराम की जिंदगी के सारे रास्ते खुले थे, वो भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतना बड़ा चेहरा कैसे बन गया? देखिए, इंग्लैंड में हुई उनकी पढ़ाई ने उन्हें एक बहुत अलग नजरिया दिया, एक मॉडर्न, साइंटिफिक और इंटरनेशनल आउटलुक, जो बाद में आज़ाद भारत को लेकर उनके विजन का आधार बना। इसने उन्हें चीज़ों को एक बड़े, ग्लोबल पैमाने पर देखने की काबिलियत दी जो उस वक्त के पारंपरिक सोच से काफ़ी अलग थी। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। अपनी आरामदेह वकालत को छोड़कर देश की आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। और यहीं से उनके असली सियासी सफ़र का आगाज़ होता है। अब बात करते हैं उस दौर की जब नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई का गियर ही बदल दिया। उन्होंने मांग को एक नए लेवल पर पहुंचाया और इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। ये एक गेम चेंजर था। अब तक जो कांग्रेस डोमिनेंट स्टेटस, मतलब अंग्रेजों के राज में थोड़ी बहुत आज़ादी मांग रही थी, उसे नेहरू ने पूरी तरह से बदल दिया। अब मांग थी पूरी आज़ादी की, कोई समझौता नहीं। इस एक नारे ने पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। 3259 दिन, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये 9 साल से भी ज्यादा का वक्त होता है। उनकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे गुजरा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उनके कमिटमेंट का जीता जागता सबूत है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये 9 साल बर्बाद गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वक्त उनकी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव दौर साबित हुआ। ये सिर्फ कैद नहीं थी, ये गहन सोच और लिखने पढ़ने का समय बन गया। नेहरू ने जेल को एक तरह से अपनी इंटेलेक्चुअल लैब बना लिया था। यहीं पर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबें लिखीं, जो सिर्फ इतिहास नहीं थीं, बल्कि आने वाले भारत का एक विजन डॉक्यूमेंट थीं। उन्होंने आज़ादी से पहले ही एक मॉडर्न, सेक्युलर और साइंटिफिक इंडिया का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग भी उनके लेखन से काफी प्रभावित थे। लेकिन लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी। एक बहुत बड़ी लड़ाई घर के अंदर भी लड़ी जा रही थी, कांग्रेस पार्टी के भीतर। और ये वो लड़ाई थी जो तय करने वाली थी कि आज़ाद भारत की आत्मा कैसी होगी। एक तरफ थे नेहरू, जो ज़मीनी सुधारों, सेक्युलरिज्म और एक प्लान्ड इकोनॉमी की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी पार्टी की पुरानी कंजर्वेटिव लॉबी, जो अक्सर जमींदारों के हितों को बचाने में लगी रहती थी। ये दो अलग अलग भारत की सोच का सीधा टक्कर था। और ये मतभेद सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं थे, ये पर्सनल भी हो चुके थे, खासकर सरदार पटेल के साथ। पटेल को लगता था कि नेहरू को ज़मीनी हकीकत की उतनी समझ नहीं है। ये सिर्फ दो नेताओं का टकराव नहीं था, ये भारत के भविष्य को लेकर दो अलग अलग रास्तों का टकराव था। और ये खींचतान अपने चरम पर पहुंच गई। नौबत यहां तक आ गई कि नेहरू ने गांधी जी को खत लिखकर साफ कह दिया कि या तो पटेल कैबिनेट में रहेंगे या मैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैचारिक मतभेद कितने ज्यादा गहरे हो चुके थे। चलिए, अब आते हैं आज़ादी की लड़ाई के सबसे मुश्किल और दर्दनाक मोड़ पर, भारत का बंटवारा। एक ऐसा पल जिसे कई इतिहासकार एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल मानते हैं। एक ऐसा पल जिसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये बंटवारे को टालने का आखिरी और सबसे अच्छा मौका था। अंग्रेजों की तरफ से एक ऐसा प्लान जिससे एक यूनाइटेड इंडिया को पावर ट्रांसफर की जा सकती थी। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इसके लिए राजी हो गए थे। लेकिन फिर 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरा खेल पलट दिया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस प्लान को अपने हिसाब से बदलने के लिए आज़ाद है। बस जिन्ना को जो बहाना चाहिए था वो मिल गया। उन्होंने फौरन प्लान से समर्थन वापस ले लिया और डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक खूनी पन्ना है। पूरे देश में दंगे भड़क उठे। कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बाद में अपनी किताब में लिखा कि नेहरू का वो बयान एक ऐतिहासिक गलती थी। उसी बयान ने जिन्ना को पीछे हटने का सुनहरा मौका दे दिया, जिसके नतीजे बहुत भयानक हुए। तो सवाल ये है कि फिर बंटवारा स्वीकार ही क्यों किया गया? इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली कि देश में जो हिंसा और खून खराबा हो रहा था उसे किसी भी कीमत पर रोकना था। और दूसरी वजह थी नेहरू और कांग्रेस की ये सोच कि मुस्लिम लीग के नेता, जो ज़्यादातर जमींदार थे, वो आज़ाद भारत में ज़मीनी सुधार जैसे ज़रूरी कदमों में हमेशा रोड़ा अटकाएंगे। तो इन सब के बाद हम नेहरू की विरासत को आखिर कैसे देखें, उनके योगदान और उनके विवादों को कैसे तौलें? नेहरू की लेगेसी एक बैलेंस शीट की तरह है। एक तरफ है पूर्ण स्वराज का नारा, 9 साल से ज्यादा जेल में बिताना और एक सेक्युलर भारत की वैचारिक नींव रखना। तो दूसरी तरफ है पटेल जैसे बड़े नेताओं को साइडलाइन करना, पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप और कैबिनेट मिशन प्लान वाली वो एक बड़ी विनाशकारी भूल। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे? एक ऐसे आर्किटेक्ट जिनके बिना मॉडर्न इंडिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती, या फिर एक ऐसे नेता जिनकी कुछ गलतियों और जिद ने देश को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जिसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है। और यही सवाल नेहरू को आज भी इतना प्रासंगिक बनाए रखता है।